नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ और हिंदी की व्याकरण के लगभग 30 प्रश्नों पे। यहाँ पर रीट परीक्षा के अंदर लगभग आपके 30 प्रश्न आते हैं हिंदी भाषा फर्स्ट के, उसमें से जो 20 प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण के और 10 प्रश्न आपकी शिक्षण विधियों के आते हैं। और ये जो हिंदी भाषा है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? और भाषा 1 और भाषा सेकंड दोनों का सेम ही सिलेबस यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर पहले आपके 2 गद्यांश आएँगे, जैसे हमारा पहला गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद में आपको जवाब देने हैं 31 से लेकर 37 तक के, ठीक है? तो आपको सावधानीपूर्वक इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद में इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो पहला प्रश्न हमारा आ रहा है कि परिणीत जो शब्द है, उसका क्या आशय है? शामिल होना, परिवर्तन, युक्त, पराजित या त्याग करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो परिणीत शब्द है, इसका जो मतलब है, वो सीधा-सा हमें पता है परिवर्तन युक्त होता है। क्या होता है? परिवर्तन युक्त। इसका मतलब परिणत का मतलब परिवर्तन युक्त होता है। तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर जवाब रहेगा। अगला है, यहाँ पर है जो अगला शब्द है यहाँ पे सवप्रम शब्द जो है उसका तत्सम ये कैसा शब्द है, मतलब तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी शब्द है, ठीक है? सवप्रम जो शब्द है वो किस तरह का शब्द है? तो ये एक तत्सम शब्द है। क्या है? यानी शुद्ध संस्कृत भाषा का जो शब्द होता है वो एक तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है? और इसका जो तद्भव है वो सपना होता है। क्या होता है? सपना। इसका क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है? और सवपन, ठीक है? यहाँ पे सवपन यानी पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है? आधा ने लिखा हुआ है, ठीक है? अगला सवाल है, हाथों से काम करने वाले को हम 3 लक्षण समझते हैं। हाथ का पर्यायवाची जो शब्द है, किस विकल्प के अंदर नहीं है? तो हाथ का जो पर्यायवाची है, ये आपसे पूछा है, तो हस्त है, पाणी है, कर है, पर्ण है। तो हाथ का पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो हाथ का जो होता है, एक तो होता है हस्त, ठीक है? दूसरा आपके पास होता है पाणी और एक होता है कर्ण, कर, ठीक है? तो यहाँ पर जो पर्ण है ना, ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। पर्ण तो किसका होता है? पत्ते का होता है। किसका होता है? पत्ते का होता है पर्ण, ठीक है? तो यहाँ पर ये 3 आपके हस्त करेंगे, बाकी पर्ण आपका नहीं रहेगा। अगला शब्द है, बहुत शानदार शब्द है, यहाँ पे लिखा है मुक्त। इस मुक्त का विलोम शब्द आपको बताना है। आज़ाद है, बुद्ध है, नुकसान है या मुकर है, ठीक है? तो आपको सबको पता है कि आज़ाद का मतलब क्या होता है, ठीक है? मुक्त होता है। तो आज़ाद जो शब्द है, ये मुक्त का क्या है? विलोम शब्द है, यानी जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इसका जो विलोम शब्द है, वो आपका आज़ाद रहेगा। तो इसका यहाँ पे देखो सॉरी, थोड़ा-सा ये आज़ाद नहीं रहेगा। यहाँ पर जो मुक्त है ना, मुक्त का जो विलोम शब्द है, वो आपका बद रहेगा। क्या रहेगा? बद। इसको बंधा भी कहते हैं, ठीक है? बद को क्या कहते हैं? बंधा भी कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द रहेगा आपका बी ऑप्शन, इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, यथेष्ट शब्द है किस संधि का उदाहरण है? जो यथेष्ट शब्द है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम यथेष्ट की संधि कर लेते हैं। तो यथेष्ट की जो संधि है वो होती है यथा प्लस इष्ट होती है। क्या होती है? यथा प्लस इष्ट होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर किस तरह का गुण हो रहा है? तो ये एक गुण संधि है। कैसी संधि है ये? एक गुण संधि है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन याद रह जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है? गुण संधि के अंदर आ और ई, आ और ई जो जुड़ के क्या होता है? ये ए बना लेते हैं, ठीक है? तो क्या होती है? गुण संधि होती है। तो यहाँ पे यथा आ रहा है, ठीक है? और ई, आ और ई जुड़ के यहाँ पे क्या बन रहा है? ते, ठीक है? ए बन रहा है। ये जो स्त्री की मात्रा है, ये ए बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे गुण संधि रहेगा। अगला है, मनोवर्ती जो शब्द है, इसमें किस तरह का समास है? आपको यहाँ पे जवाब देना है। मनोवर्ती का अव्ययीभाव समास है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या क्रमधारय समास है, ठीक है? तो यहाँ पर मनोवर्ती का पहले तो हम समास कर लेते हैं, तो इसका होता है मन की वर्ती। क्या होता है? मन की वर्ती, ठीक है? अब इसका जो समास होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो की बीच में आ रहा है, तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष होता है। किस तरह का तत्पुरुष होता है? ये संबंध तत्पुरुष होता है, यानी संबंध दिखा रहा है की, ठीक है? के, का, की, तो ये हमेशा तत्पुरुष होते हैं, तो इसमें संबंध वाला है, ठीक है? इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग वाला शब्द नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं बना हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो उपसर्ग लगाते हैं, देखो उपसर्ग क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है? तो इस परिश्रम में इसमें कौन-सा जो वो है? परि, ठीक है? सौ, सौ के अंदर कौन-सा है? सौ, ठीक है? जीविका और एक सुराज है, तो ठीक है? तो सुराज के अंदर कौन-सा है? सु है, ठीक है? तो यहाँ पे जीविका के अंदर क्या है? इसके अंदर यहाँ पर किसी प्रकार का ये क्या कहते हैं इसको? इसमें यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, ठीक है? इसमें प्रत्यय है। क्या है? इसमें प्रत्यय है। कौन-सा प्रत्यय है? ई का, ठीक है? जीविका, ई का इसमें प्रत्यय है, ठीक है? तो इसमें ये प्रत्यय वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक गद्यांश से 5 सवाल आएँगे। अब दूसरा गद्यांश होगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसमें भी आपको क्या करना है? 5 सवालों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 सवाल है, ये अलग प्रकार से पूछे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये आपके गद्यांश से ही उठाई गई है, ठीक है? अब यहाँ पर एक शब्द को इन्होंने क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया, ठीक है? तो प्रत्यक्ष को इन्होंने क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया। अब प्रत्यक्ष का क्या है? आपको अर्थ बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष का जो अर्थ है, ठीक है? अक्सी के आगे प्रत्येक आँख, अक्सी के परे उपयुक्त सभी। तो अक्सी का मतलब क्या होता है? आँख होता है। तो आँख के आगे हमारे को दिखाई देता है, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है? तो इसमें अक्सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अक्सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन-सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी ऐसा कौन-सा शब्द है जो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? गांधी जी, लोग, आप और उपयुक्त सभी, ठीक है? तो इसके अंदर देखो, गांधी जी, ठीक है? लोग, आप। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी है, ये सारे क्या है? बहुवचन है, ठीक है? तो ये सारे क्या कहलाएँगे? बहुवचन।
अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो जोड़ा है उसमें आपको क्या करना है, संगत और असंगत को क्या करना है, छांटना है। ठीक है, तो आपको संगत असंगत यहाँ पे छांटना है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक स्त्री एक पुल्लिंग होगा और स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो पहले पुल्लिंग होगा, छोटा छोटी, देव देवी, भगवान और भगवती। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पर छोटा और छोटी, तो ठीक है, तो ये किस तरह का आपके शब्द रहेगा, तो इसको हम ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखते हैं। कट हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे छोटा और छोटी। ठीक है, तो छोटा क्या हो गया, पुल्लिंग है, छोटी स्त्रीलिंग है, देव पुल्लिंग है, यहाँ पे देवी स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है, भगवती यहाँ पे स्त्रीलिंग है। एक योग और योगी। ठीक है, तो योग क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन योगी है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो योगी का क्या होगा, योगिनी होगा। क्या होगा, योगी नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये असंगत है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी तीन ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। अगला है 30 जनवरी 1948 को आप इस संसार से विदा हो गए। तो ये जो वाक्य है वो किस काल का है, तो 30 जनवरी 1948 को आप संसार से ही विदा हो गए। ठीक है, तो ये किस तरह का है, तो ये एक भूतकाल का शब्द है, पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बीते हुए समय की बात हो रही है। ठीक है, तो समय बीत चुका है, तो ये एक सामान्य भूतकाल है। कैसा है, एक सामान्य भूतकाल की बात है। अगला है वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे। रेखांकित शब्द के लिए राजस्थानी शब्द कौन सा है, तो वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, रेखांकित शब्द में राजस्थानी का जो शब्द कौन सा है। ठीक है, तो जो वृद्ध के लिए कौन सा राजस्थानी शब्द, जराग्रस्त, डोकरो, ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा। तो इसमें देखो जराग्रस्त भी कह सकते हैं और डोकरो भी कह सकते हैं, तो ये राजस्थानी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये सी वाला राइट रहेगा। अगला है इनमें से वाक्य निर्माण का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है, यानी वाक्य का जब आप निर्माण करते हैं तो कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है, आकांक्षा, सार्थकता, अन्वयी, ठीक है, और सुंदरता। तो इसके अंदर अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है, तो इसकी बात करेंगे तो वाक्य रचना के मुख्य तत्व क्या होते हैं, एक तो होती है सार्थकता। ठीक है, एक होती है आकांक्षा। ठीक है, और एक होता है अन्वय। ठीक है, तो इसमें सुंदरता नहीं होती। क्या नहीं होती है, इसमें सुंदरता नहीं होती, तो इसमें ये वाला ऑप्शन है जो सही नहीं है वाक्य निर्माण के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम और बात करते हैं तो देखो पदक्रम भी हो सकता है। क्या होता है, पदक्रम हो सकता है। इसके अलावा योग्यता हो सकती है। इसके अलावा हमारा एक और शब्द है निकटता हो सकता है, आसक्ति हो सकती है। ठीक है, लेकिन सुंदरता इसमें नहीं रहेगा। अगला है सुरेंद्र फुटबॉल खेलता है, इनमें से कौन सा विधेय है, सुरेंद्र फुटबॉल खेलता है, इनमें से विधेय कौन है, विधेय। ठीक है, सुरेंद्र फुटबॉल फुटबॉल खेलता है या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं, यानी वाक्य का वे अंग जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो तो क्या कहलाता है, उद्देश्य। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर विधेय कौन सा होगा, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो कौन फुटबॉल खेलता है, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र तो क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, लेकिन फुटबॉल खेलता है ये इस पे आधारित है, तो ये क्या हो गया आपका विधेय हो गया। ठीक है, अगला सवाल है इनमें से आज्ञावाचक शब्द कौन सा है, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज्ञावाचक शब्द है, देखो सुरेंद्र पहली में पढ़ता होगा आप चाय पीजिए, वे जयपुर नहीं जा रहे हैं, उसने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, तो इसमें आज्ञावाचक शब्द आपको क्या करना है, छांटना है। ठीक है, तो सुरेश पहली कक्षा पहली में पढ़ता होगा, ये संदेह है, क्या है, ये एक संदेह की भावना हो रही है। ठीक है, तो ये संदेहवाचक हो गया, आप चाय पीजिए, आप चाय पीजिए। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक आज्ञावाचक है। ठीक है, ये क्या है, आज्ञावाचक है। वे जयपुर नहीं जा रहे हैं, ये निषेधवाचक है। ठीक है, उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो ये एक प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो आज्ञावाचक कौन सा है, आप चाय पीजिए। अगला है आज रविवार है इसलिए बाजार बंद रहेगा, रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है, आज रविवार है इसलिए बाजार बंद रहेगा, तो रचना की दृष्टि से ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक बीच में जो शब्द होता है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज रविवार है इसलिए, तो ये इसलिए क्या कर रहा है, इन दो जो वाक्यांश है इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो एक क्या कहलाता है, ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट रह जाएगा। अगला है किस विकल्प में मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ संगत नहीं है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा मुहावरा नहीं है। ठीक है, यानी जो अच्छी तरह से यहाँ पे से मिलान नहीं है, तो यहाँ पर एक संगत आपको छांटना है, खे खाना बुरी दशा में रहना, तो ये मुहावरा है या नहीं आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो छाती फटना, बहुत कष्ट होना, सूरज को दीपक दिखाना, लीक से हटकर कार्य करना, सब्ज बाग दिखाना, अच्छी केकर बेखाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन गलत रहेगा, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, इसका जो मुहावरा होता है वो होता है परिचित व्यक्ति का परिचय देना। क्या कहता है, परिचित व्यक्ति का परिचय देना, तो ये सी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। बाकी खे दिखाना, बुरी दिशा में रहना, छाती फटना, बहुत कष्ट होना, ठीक है, शब्द बात दिखाना, ठीक है, यानी अच्छी बातें कहकर बेखाना, तो ये आपका सी ऑप्शन थोड़ा गलत है। ठीक है, अगला सवाल है ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको क्या करना है, बताना है। तो केवल भारी दिखावा करना, व्यर्थ अम्बेडकर, पहाड़ी पर महंगी दुकान, बनावटी दुख प्रकट करना, तो ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका मतलब होता है केवल बाहरी दिखावा करना, ये आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है देखो ये भी एक मुहावरा है, सांप सूंघ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, मर जाना, बेहोश होना,
चुपचाप हो जाना, होश उड़ जाना, ठीक है? तो यहाँ पे साँप सूँघ जाना का मतलब होता है चुपचाप हो जाना, गुपचुप हो जाना, ठीक है? या चुपचाप हो जाना, ठीक है? तो जैसे कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, सबको साँप सूँघ गया, ठीक है? संसार से उठना, इसका मतलब क्या होता है? मर जाना, संसार से उठना इसका क्या मर जाना, ठीक है? सीटी-सीटी गुम हो जाना यानी होश उड़ जाना, ठीक है? होश उड़ जाना, ठीक है? तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, ये गीत गाया जा सकता है। ये गीत गाया जा सकता है, रेखांकित पदबंध कैसा है? तो ये जो गाया जा सकता है, ये किस तरह का पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या क्रिया पदबंध है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर गाया, गाने का काम कौन करता है? क्रिया, तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध, आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है? तो इसके अंदर गाया जा सकता है, ये क्रिया की बात हो रही है, ठीक है? अगला है, ये आपके 20% है जो आपके व्याकरण से थे। अब यहाँ पर जो 10 सवाल है, ये आपके शिक्षण वीडियो के आएँगे। तो हिंदी शिक्षण वीडियो के ये 10 सवाल आपके सामने, ठीक है? तो यहाँ पे पहला सवाल है, खेल विधि से संबंधित जो पुस्तक है, फिलोसॉफी ऑफ प्ले, ये किसकी रचना है? ठीक है? तो ये किसकी रचना है? ये ड्यूक्लिक की रचना है। किसकी रचना है? ड्यूक्लिक की रचना है, ठीक है? किताब का नाम क्या है? फिलोसॉफी ऑफ प्ले, ठीक है? ये खेल विधि से संबंधित पुस्तक रहेगी। अगला है, व्याख्यान विधि के अंदर आपको क्या करना है? असंगत कथन छाँटना है। आप ये जानते हैं व्याख्यान विधि जो होती है, उसमें आपको असंगत कथन छाँटना है कि यानी गलत कौन-सा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा देखो, ये कम खर्चीली तथा सरल विधि है, सही बात है। ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है? तो ये भी सही है। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है? और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है? सही है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। तो ये करके सीखने पे सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सी राइट रहेगा। ये असंगत है, बाकी 3 आपके सही रहेंगे। अगला है, अगला प्रश्न है, किस विधि की उत्पत्ति है वो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई है? ठीक है? रसास्वादन विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, वाक्य विधि। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन रहेगा, खंडान्वय जो विधि है ना, ये प्रश्नोत्तर विधि से उत्पत्ति हुई है, ठीक है? होता है खंडान विधि, विधि का जो मतलब है हम यहाँ पे देखते हैं। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक किसी कविता को क्या करता है, 2 खंडों में विभक्त करके शेष स्वर वाचन करते हैं, ठीक है? और इसका भावार्थ भी समझाते हैं। तो ये जो खंडान्वयी विधि है, इसका मतलब है ये एक पद शिक्षण की विधि है, ठीक है? पद जो शिक्षण है आपका, उस पद शिक्षण की ये विधि है, खंडान विधि, ठीक है? अगला सवाल है, नियम से उदाहरण की ओर सिद्धांत पर आधारित विधि है, उसका नाम आपको बताना है। नियम से उदाहरण की ओर कौन सी चलती है? तो नी से मतलब नी से मतलब क्या होता है? निगमन। नी से में क्या होता है? निगमन, ठीक है? तो नी से निगमन, निगमन विधि कौन सी है? निगमन विधि। और यहाँ से अगर उदाहरण से नियम की ओर है, उदाहरण उदाहरण से अगर नियम की तरफ पूछे आपसे, ठीक है? तो पहले कौन आ रहा है? ऊ, ठीक है? ऊ से मतलब आगमन, ठीक है? ऊ से आगमन, ठीक है? जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है वो आगमन, और जो नियम से चलती है तो नी से पकड़ लो आप, निगमन है, तो इसका उल्टा जो होगा वो आपका आगमन होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, इकाई उपागम का शिक्षा के शास्त्र में प्रयोग कब हुआ था? जो इकाई उपागम है ना, इसका शिक्षा के शास्त्र में प्रयोग कब हुआ था? ठीक है? तो इसका शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग है वो 1920 के अंदर हुआ था, ठीक है? और इस विधि को देने वाले कौन है? ये मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन है। और इन्होंने इकाई जो उपागम है इसके 3 सोपान बताए हैं। कितने? 3 सोपान बताए हैं। तो पहला सोपान जो इन्होंने बताया है वो बताया है प्रस्तावना। क्या बताया है इन्होंने? प्रस्तावना बताया है, ठीक है? दूसरा जो सोपान है ना वो कौन-सा बताया है? विकास। और तीसरा जो सोपान है वो बताया इन्होंने पूर्ति। तो ये 3 सोपान होते हैं, ठीक है? इकाई उपागम के, और किसने दिया है? मॉरिसन ने ये उपागम दिया है। अगला है, मारिया मांटेसरी का संबंध है वो किस देश से था? तो यहाँ पे मारिया मांटेसरी आप जानते हो, ये एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने यहाँ पे कौन-सी विधि दी आपको पता है, ठीक है? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये इटली की है। कहाँ की है? इटली की, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इस विधि में आँख, कान, नाक यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा जिस विधि से दी जाती है वो मांटेसरी विधि कहलाती है। कौन-सी विधि कहलाती है? मांटेसरी विधि, ठीक है? और इस विधि में क्या होता है, अध्यापक लकड़ी के बने गत्तों या प्लास्टिक की आकृतियों में वर्णों को काम में लेते हुए बच्चों को क्या करते हैं? समझाते हैं, ठीक है? तो ये मांटेसरी विधि किसने दी? मारिया मांटेसरी ने। और ये कहाँ की है? इटली की है, ठीक है? और किससे शिक्षा देती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देती है। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन का आपको उद्देश्य देखना है। तो यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला आपका यहाँ पे आ रहा है, अधिगम और शिक्षण की समग्रता पर बल देना, ठीक है? तो ये आपका है, ठीक है? उपयुक्त अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का मूल्यांकन, अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर चारों ही ऑप्शन आपके क्या है? राइट रहेंगे, ठीक है? अगला सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को सीबीएसई ने कक्षा 9 से कब से लागू कर दिया था? ठीक है? कक्षा 9 में कब से लागू कर दिया था? तो यहाँ पर सीबीएसई ने सत्र 2010 से 2010 से, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9वीं में जो लागू किया ना वो अक्टूबर 2009 में ही लागू कर दिया था, ठीक है? 10वीं के अंदर है ना 2010 में किया था। जो 10वीं क्लास थी वहाँ पे 2010 में किया था, लेकिन यहाँ पर 2009 में ही शुरू कर दिया, कक्षा 9 में, ठीक है? सीबीएसई के द्वारा सीसीई, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीसीई, ठीक है? अगला सवाल है,
जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो मूल्यांकन की कैसी विशेषता कहलाती है, ठीक है? यानी जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर वो मूल्यांकनकर्ता कॉपी जाँच रहा है, तो उसके जाँचने का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कैसी व्यावहारिक है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है या विश्वसनीयता है। तो वस्तुनिष्ठ जो होती है ना, उसपे मूल्यांकनकर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें तो आपके ए, बे और से और दे ये 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो आपको जो ऑप्शन है वो तो सीधा क्या करना, जो राइट है तो राइट ही है, ठीक है? तो उसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन तो आपका मिलेगा ही नहीं, ठीक है? मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण जो आयाम है, किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? मूल्यांकन शिक्षण के आयाम है ना, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? आप सभी को पता होगा, ये ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, ठीक है? और ब्लूम ने क्या किया? एक त्रिकोण का रूप है ना, वो प्रस्तुत किया था, ठीक है? और उनके क्या है, 3 तत्व थे, जो आपको याद होगा त्रिकोणीय। ब्लूम का जो त्रिकोणीय जो सिद्धांत है, उसमें 3 शब्द बताए हैं, यानी 3 तत्व बताए हैं। पहला इन्होंने जो बताया है, वो आपको बताया है शिक्षण उद्देश्य। कौन-सा बताया है? शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है? शिक्षण का उद्देश्य बताया। दूसरा कौन-सा बताया है? इन्होंने मूल्यांकन बताया है। दूसरा बताया इन्होंने मूल्यांकन, ठीक है? और तीसरा इन्होंने बताया है यहाँ पे अधिगम अनुभव। कौन-सा बताया है? अधिगम अनुभव। ये इन्होंने तीसरा यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे 3 इन्होंने तत्व बताए, इसलिए इनको त्रिकोणीय जो मूल्यांकन की व्यवस्था देने वाले कौन है? ब्लूम है, ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य है ना, उनको 3 भागों में बाँटा है। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर बाँटा है। पहला आपका ज्ञानात्मक, ठीक है? और दूसरा आपका कौन-सा है? भावात्मक, ठीक है? और तीसरा आपका क्या है? मनोक्रियात्मक, ठीक है? तो इन 3 भागों में बाँटा है, किसमें? शैक्षिक उद्देश्य के आधार पे, ठीक है? तो आपका तो ब्लूम रहेगा, इसने किसने दिया है? ब्लूम ने त्रिकोणीय ये सिद्धांत इसी ने दिया है। और त्रित्व जो तत्व है वो मैंने बता दिया आपको, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम। तो ये शिक्षण विधियों के लगभग यहाँ पे 10 सवाल आए थे और 20% आपके पहले व्याकरण के थे। कुल मिलाकर 30 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर था। आपको प्रश्न कैसे लगे? आपका जो तरीका है अभी तक का पढ़ने का, वो क्या रहा है? आपके कितने सही हो रहे हैं? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।